ये जो आप फाइनल इलस्ट्रेशन देख रहे हो, ये सिर्फ एक कार्ड इलस्ट्रेशन नहीं है। ये एक मोमेंट है लाइफ और डेथ के बीच का। इस वीडियो में हम सिर्फ फाइनल इलस्ट्रेशन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इस पेंटिंग का सफर, आइडिया से स्केच तक, स्केच से फाइनल कार्ड तक। और अगर आप आर्ट स्टूडेंट हो या फिर क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो, तो उम्मीद है ये जर्नी आपके लिए सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं, प्रैक्टिकल भी होगी, क्योंकि हर अच्छा आर्ट वर्क प्रोसेस से बनता है। ब्रीफ सिंपल लगता है, लेकिन वेट काफी हैवी था। ये प्रोजेक्ट एक ट्रेडिंग कार्ड गेम के लिए था, टीसीजी। टीसीजी का मतलब होता है ऐसे कार्ड्स जिनके ऊपर सिर्फ इलस्ट्रेशन नहीं होती, बल्कि स्टोरी, गेम प्ले, वर्ल्ड बिल्डिंग और गेम का एक मैकेनिक्स उस पर डिजाइंड होता है, उसके अराउंड डिजाइंड होता है। क्लाइंट था अपर डेक, जो टीसीजी इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और जिन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि एक अच्छा कार्ड सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैकेनिक्स से नहीं, स्ट्रॉन्ग आर्ट से भी याद रखा जाता है। गेम का नाम है रश ऑफ आइकोर और ये गेम अलग अलग फैक्शंस के अराउंड बिल्ड किया गया है, जहां हर कार्ड सिर्फ एक मूव नहीं, एक कैरेक्टर या एक मोमेंट रिप्रेजेंट करता है। मुझे जो ब्रीफ मिला था वो इजिप्शियन माइथोलॉजी पे बेस्ड था। इस कार्ड का नाम था फ्रेंड ऑफ द डेड और इसकी कैरेक्टर थी नेप्थीस, जो एक इजिप्शियन गॉडेस है। और इस कार्ड पे फोकस डेथ पे नहीं, ट्रांजिशन पे था। चैलेंज ये नहीं था कि ये सीन ड्रामेटिक हो, बल्कि चैलेंज ये था कि ये सीन मीनिंगफुल हो। इजिप्शियन माइथोलॉजी में डेथ कभी अकेला मोमेंट नहीं होता। जब एक सोल अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, तो उस वक्त एक दोस्त आता है। उस दोस्त का नाम है नेप्थीस। नेप्थीस को अक्सर लोग सिर्फ डेथ से जोड़ देते हैं, पर सच ये नहीं है। वो डेथ की नहीं, रिलीफ की गार्डियन है। माइथोलॉजी में माना जाता है नेप्थीस उन सोल्स के साथ होती है जो पेन से थक चुके होते हैं। वो उन्हें डराती नहीं, उन्हें जज नहीं करती, वो बस बैठ जाती है, जैसे एक पुराना दोस्त जो लास्ट मोमेंट में हाथ पकड़ के कहता है, बस अब दर्द खत्म होने वाला है। इस पेंटिंग में भी नेप्थीस किसी वॉरियर की तरह नहीं आती, ना किसी जज की तरह। वो आती है एक हंसते हुए फ्रेंड की तरह। उसकी प्रेजेंस लाउड नहीं होती, वो ड्रामेटिक जेस्चर्स नहीं करती। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका काम। नेप्थीस का काम सोल को उठा के अंडरवर्ल्ड तक ले जाना नहीं होता, नहीं, उसके लिए एनुबिस होता है। नेप्थीस का काम है सोल्स को ये महसूस करवाना कि वो अकेले नहीं है। इसलिए यहाँ डेथ को ट्रेजेडी की तरह नहीं, यहाँ डेथ को एक रिलीज के रूप में दिखाया गया है। पेन से रिलीज, फियर से रिलीज, कंफ्यूजन से रिलीज, एक फ्रेंड के साथ, एक नया सफर शुरू होने से पहले। क्योंकि इजिप्शियन माइथोलॉजी में डेथ के बाद अंडरवर्ल्ड की जर्नी होती है और इसी इमोशन को कैप्चर करना इस आर्टवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट गोल था। जब हम फैंटेसी आर्ट बनाते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि सिर्फ इमेजिनेशन ही काफ़ी है, लेकिन जब सीन हिस्ट्री और कल्चर से जुड़ा हुआ हो तो इमेजिनेशन के साथ साथ रिसर्च भी ज़रूरी हो जाता है। इस पेंटिंग के इमोशनल टोन के लिए मैंने मॉडर्न रेफरेंसेस से ज़्यादा क्लासिकल मास्टर्स की तरफ देखा, जैसे कि विलियम एडोल्फ वुगरो, जिनके फिगर्स डिवाइन होते हैं और ग्रेसफुल होते हैं, अलेक्जेंडर कैबनेल, जिनकी पेंटिंग्स में काम और ग्रेस होता है, जॉन विलियम वाटरहॉर्स, जहाँ साइलेंस भी एक कैरेक्टर बन जाता है, और दांते गैब्रियल रोजेती, जहाँ एक्सप्रेशन लाउड नहीं होते। इन आर्टिस्ट से मुझे ये समझ में आया कि पेन दिखाने के लिए हमेशा केओस जरूरी नहीं होता, इमोशन के साथ साथ ऑथेंटिसिटी भी जरूरी थी। इसलिए मैंने सिर्फ पेंटिंग्स नहीं देखी, मैंने एक्चुअल इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स भी स्टडी किए। उस वक्त बॉडीज को कैसे लिटाया जाता था, ममीफिकेशन से पहले का प्रोसेस क्या था, ये जो स्टोन या वुडन स्टैंड होते थे जिन पर बॉडी को रेस्ट दिया जाता था, वो सिर्फ बेड्स नहीं थे, वो रिचुअल का हिस्सा थे। साथ ही साथ इजिप्शियन कंटेनर्स, कैनोपी जार्स, एवरीडे वेसल्स, जो भी पेंटिंग के लिए यूजफुल हो, उनके शेप्स, उनका प्रोपोर्शन और उनका प्लेसमेंट, गारमेंट्स, क्लोथिंग, ये सब चीजें सीन को बिलीवेबल बनाती है। वाई दिस मैटर्स? जब व्यूअर ये डिटेल्स कॉन्शियसली नोटिस ना भी करे, तब भी उन्हें फील जरूर होता है कि ये सीन सच्चा लग रहा है। फैंटेसी तब काम करती है जब उसके रूट्स रियलिटी में ग्राउंडेड हो। इस पेंटिंग में भी मेरा गोल कुछ इन्वेंट करना नहीं था, जो हिस्ट्री ने दिया उसे रेस्पेक्ट के साथ इंटरप्रेट करना था। That's why there is a saying in art world, research gives fantasy a credibility.
फाइनल पेंटिंग से पहले मैंने क्लाइंट के साथ ये 4 ऑप्शन शेयर किए थे। हर ऑप्शन एक अलग पर्सपेक्टिव ऑफर करता है। ये एक नॉर्मल इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि आप क्लाइंट को मल्टीपल ऑप्शंस चूज करने दें। आर्ट तब स्ट्रांग बनता है जब आर्टिस्ट और क्लाइंट मिलकर डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक पर्सनल लर्निंग भी शेयर करना चाहता हूँ। इन ऑप्शंस में क्लाइंट को शेयर करते वक्त आप कोई ऐसा ऑप्शन ना चूज करें जिसे आप इंजॉय ना करते हो, क्योंकि अगर गलती से क्लाइंट ने उस ऑप्शन को चूज कर लिया तो पेंटिंग प्रोसेस आपके लिए सफरिंग तो नहीं पर जॉयफुल भी नहीं होगा। इस स्टेज पर मैं ये देख रहा होता हूँ कि लाइट कहाँ है और शेडो का शेप क्या बन रहा है, क्योंकि शेडो सिर्फ अंधेरा नहीं होता, शेडो फॉर्म को डिफाइन करता है। इस पेंटिंग के लिए मैंने वैल्यूज को सिंपल रखा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, क्लियर स्टोरी टेलिंग। अगर लाइटिंग ज्यादा ब्राइट और हैप्पी होती तो सीन का इमोशन खत्म हो जाता या फिर कुछ डिफरेंट ही इमोशन होता। यहाँ लाइट का काम सिर्फ फॉर्म दिखाना नहीं था, लाइट का काम कहानी को सपोर्ट करना भी था। वैल्यू लॉक होने के बाद हम आते हैं कलर्स पे। नेप्थिस के लिए मैंने डिवाइन टोन्स चूज किए हैं, गोल्ड्स, म्यूटेड रेड्स और काम एंड कंट्रोल्ड शेडोज। बैकग्राउंड इंटेंशनली सॉफ्ट रखा है ताकि सीन शोर न करे और मोमेंट सांस ले सके। ये स्टेज सबसे ज्यादा डेलिकेट होता है, यहीं पे पेंटिंग को ओवरवर्क करना सबसे आसान हो जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ वही डिटेल्स ऐड किया है और ऐसे कलर्स को ग्राउंडेड रखा हुआ है कि वो केओटिक ना लगे और एक हार्मनी बन पाए पेंटिंग पे। अदरवाइज अगर आप सारे वाइब्रेंट कलर्स को यूज करने लगे जैसा कि मोस्टली बिगिनर्स यूज करते हैं, अनटिल अनलेस आप एक कंट्रोल्ड वे में उन्हें यूज करें एक मास्टर की तरह, आपका आर्ट वर्क जो है वो शोर करने लगता है, स्क्रीम करने लगता है। थिंक अबाउट अ रूम वेर एवरीवन इज स्क्रीमिंग, हर कोई चिल्ला रहा है, आपको किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आपको वहां पे एक ऑर्डर होना पड़ेगा, एक ऑर्डर, ताकि आप एक के बाद एक कन्वर्सेशन हो सके, एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो सके। सेम थिंग हैपन्स विद द कलर इन अ पेंटिंग। अगर सारे कलर्स लाउड हो, वाइब्रेंट हो, सैचुरेटेड हो, तो किसी भी कलर में कोई ऑर्डर या कोई अथॉरिटी नहीं हो पाती। इसलिए कलर्स का हार्मनी होना, हार्मोनाइज्ड होना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड ऑफ द डेड, ये सिर्फ एक कार्ड इलस्ट्रेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस का रिजल्ट है, सोच का, रिसर्च का और डिसीजन मेकिंग का। स्केच से वैल्यू तक, वैल्यू से कलर तक और कलर से फाइनल इलस्ट्रेशन तक। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हो या क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो तो उम्मीद है इस जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर लगता है ये किसी और आर्ट स्टूडेंट या फिर किसी और आर्टिस्ट के लिए यूजफुल हो तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही प्रोसेस बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए थैंक यू, और हाँ, स्टे क्रिएटिव।